जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लीज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। दोस्तों, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एमपी के नेशनल पार्क्स के बारे में। डिटेल में हम यहाँ पे हर एक नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, कब एस्टेब्लिश हुए, क्या उनकी खासियत है, सभी को हम गौर से देखेंगे एकदम डिटेल में। और ये सीरीज का नाम हमने रखा है सिलेक्शन सीरीज ऑफ एमपीजीके। एमपीजीके मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब पे डेली लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा जो आपके सभी एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं एमपी के। तो शुरू से आखिरी तक इस लेक्चर को देखिएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये लेक्चर आपके लिए होने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व। आपको पता है कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पे है? तो मंडला और बालाघाट में इसकी सीमा जो है लगती है। दो जिलों को ये स्पर्श करता है, मतलब दो जिलों में ये है, मंडला और बालाघाट पे। और स्टैब्लिश कब हुआ? तो 1955 में। उसके बाद आ जाते हैं बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ आप सभी को पता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो बांधवगढ़ जो है उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। 1968 में इसकी स्थापना हुई। पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करूं तो पन्ना और छतरपुर में इसकी सीमा लगती है। स्टैब्लिश कब हुआ? तो 1981 में। अब बात करते हैं पेंच टाइगर रिजर्व की। तो सिवनी और छिंदवाड़ा में इसकी सीमा लगती है 1975 में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बात करूं तो होशंगाबाद 1981 में। संजय डुगरी टाइगर रिजर्व की बात करूं तो सीधी और सिंगरौली में इसकी सीमा लगती है 1981 में। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी 1959 में। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल 1979 में। फॉसिल नेशनल पार्क कहां पे है? तो ढिंडोरी 1983 में। डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, अच्छा दो चीजों के यहाँ पे, फॉसिल नेशनल पार्क और डायनासोर नेशनल पार्क दोनों अलग अलग हैं। दोनों के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे, तो शुरू से आखिरी देखिएगा। डायनासोर नेशनल पार्क धार में 2010 में इसकी स्थापना हुई। ओमकारेश्वर नेशनल पार्क खंडवा 2004 में। कूनो पालमपुर नेशनल पार्क, कूनो पालमपुर नेशनल पार्क श्योपुर में 2018 में। और कूनो अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में यहाँ पे चीते लाए गए थे नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत जो नरेंद्र मोदी का विजन था उसके अंतर्गत यहाँ पे चीते लाए गए थे। अभी हाल ही में 3 चीतों की मौत भी हुई है। इस कारण ये और चर्चा में है क्योंकि करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 21 मई को आप सभी का एग्जाम है। तो हो सकता है कूनो नेशनल पार्क से आपसे 1-2 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अब हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, किसी भी डाउट के लिए आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा जहां पे आपको डिटेल्स लेक्चर और पेड कोर्सेज जो है मिल जाएंगे। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर आपको हमारे ऐप में देखने को मिल जाएगा। ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो डाउनलोड कर लीजिए जाकर अभी। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले किसकी? तो कान्हा टाइगर रिजर्व की पॉइंट्स की बात करूं तो इट्स सिचुएटेड ओवर एन एरिया ऑफ 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितना? 940 वर्ग किलोमीटर में। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से लगते हैं? तो भैया मंडला और बालाघाट, है ना। हिंदी में इसका मैंने अनुवाद भी कर दिया है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंटेंट जो है देखने को मिल जाए। फिर मध्य प्रदेश के 2 जिले मंडला और बालाघाट में 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ना। वर्तमान कान्हा क्षेत्र 2 अभ्यारण्यों हालोन और बंजार में विभाजित था, है ना। 2 अभ्यारण्यों में हालोन और बंजार में विभाजित था, है ना। अब मैं बात करता हूं कान्हा नेशनल पार्क 1955 में बनाया गया था और 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व का दर्जा इसे मिला। अब ये पूछ लेगा क्वेश्चन कि भैया टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था आपको? तो 1973 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। अब मैं बात करता हूं तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अब देखते हैं इसके और कुछ पॉइंट्स। तो यहां पे मैं बताऊं तो आपको मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु जो है बारहसिंघा, वहां यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, मुख्य रूप से यही पाया जाता है। साथ ही साथ पाए जाने वाले बाघ, तेंदुआ, ढोल, भालू, गौर और भारतीय अजगर आदि शामिल हैं, है ना। अब मैं यहां पे अगर बात करूं तो भैया
साल के बहुत पेड़ यहाँ पे मिलेंगे और साल के पेड़ों के लिए ही जाना जाता है। साल फॉरेस्ट है यहाँ पे पूरा, है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा भाई कौन सा फॉरेस्ट जो है पाया जाता है कान्हा नेशनल पार्क में, तो साल याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके, ये आधारित तौर पर एक शुभांकर भूर सिंह द बारासिंगा पेश करने वाला भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य, जो ऑफिशियल मस्कट है वो पहला नेशनल पार्क ऐसा है कान्हा नेशनल पार्क जिसने अपना ऑफिशियल मस्कट जो है किसको बनाया है, तो भूर सिंह द बारासिंगा को, याद रखिएगा। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 500 बाघ हैं और यही कारण है कि इसे भारत में सबसे अच्छे बाघ अभ्यारण्यों में से एक के रूप में जाना जाता है। मतलब कितने टाइगर्स हैं, तो 500 प्लस टाइगर्स हैं। और मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है भाई, बाघों का राज्य, बहुत सारे बाघ हैं यहाँ पे, है ना। और मध्य प्रदेश के अन्य नाम जैसे हृदय प्रदेश हो गया, नदियों का मायका हो गया, बहुत सारे आपको चीजें मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाती हैं। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट की अगर बात करूं पूरे भारत में, तो वो भी आपको कहां देखने को मिलेगा, वो भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मिलता है। अब दूसरे नेशनल पार्क की बात करते हैं हम, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करते हैं हम, है ना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान विंध्य पर्वत श्रृंखला उमरिया जिले के पूर्वी भाग में स्थित है, याद रख लीजिएगा, है ना। कौन सी पर्वत श्रृंखला पे स्थित है बांधवगढ़ पार्क, ये क्वेश्चन कर ले तो विंध्य पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1968 में इसकी स्थापना हुई, है ना। और इससे 1993-94 के दौरान टाइगर प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया। क्या पूछ लेगा भैया टाइगर रिजर्व कब बना, तो 1993 टू 1994, याद रख लीजिएगा, ये इसका आंसर होगा। 93 अगर ऑप्शन में है तो 93 और 94 है तो 94। इसका जो एक्यूरेट डेटा है वो भी मैं आपसे साझा कर रहा हूं। साथ ही साथ कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 437 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो ये भी कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमें याद रखने हैं। अब बात करते हैं इसके आगे की, तो राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का अधिकतम घनत्व पाया जाता है। याद रख लीजिएगा, जो अधिकतम घनत्व डेंसिटी है बाघों की, वो आपको बांधवगढ़ में देखने को मिलेगी, जहां पे आपको बहुत सारे बाघ इजीली देखने को मिल जाएंगे कान्हा नेशनल पार्क या दूसरे नेशनल पार्क के मुकाबले में, है ना। और इसके परिणाम स्वरूप इसकी तुलना आमतौर पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। बांधवगढ़ की जो तुलना है, कंपैरिजन है, वो किससे किया जाता है, तो जो रणथंभौर नेशनल पार्क है उससे किया जाता है। अब राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ों से घिरा हुआ है। साथ ही बांधवगढ़ का 2000 साल पुराना किला भी इसके बीच में स्थित है। और भाई 2000 साल पुराना किला भी कहां स्थित है, तो बांधवगढ़ में स्थित है। और कितने पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो 32 पहाड़ों से घिरा हुआ है। आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि बांधवगढ़ कितने पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो याद रखिएगा आंसर होगा 32। इसके आसपास जो है कौन सी नदी बहती है, तो याद रख लीजिएगा चरण गंगा। चरण गंगा रिवर जो है बांधवगढ़ के आसपास बहती है, याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय बंगाल के प्रसिद्ध टाइगर, इसके अलावा सांभर, हिरण, तेंदुआ, नीलगाय, चीतादार प्रिय और बहुत सारे अन्य जीव भी जो हैं इसमें पाए जाते हैं। और मुख्य जो आकर्षण का केंद्र है बांधव नेशनल पार्क का, वो है यहाँ के बाघ, क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर की डेंसिटी बहुत ज्यादा, बहुत इजीली आपको देखने को क्या है वो मिल जाते हैं, है ना। अगले नेशनल पार्क की ओर बढ़ते हैं, तो हम आ जाते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व पे। 1981 में यह स्थापित किया गया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान उत्तरीय विंध्य पहाड़, है ना, उत्तरीय विंध्य पहाड़ के पन्ना और छतरपुर जिले तक फैला हुआ है, याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ कितने हैं उसमें है, तो भैया 542 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। कितना, 542 स्क्वायर किलोमीटर के उसमें विकसित है। इससे वर्ष 1994 में 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, तो याद रखिएगा 1994 में पन्ना टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व बनाया गया, याद रख लीजिएगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को दूसरा सरिका राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ये आप मैप भी देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ये छतरपुर फॉरेस्ट डिवीजन हो गया, ये छतरपुर का ईस्ट वाला हो गया, ये आपका साउथ पन्ना फॉरेस्ट डिवीजन हो गया, और ये आपका नॉर्थ पन्ना फॉरेस्ट डिवीजन हो गया। तो आप देख सकते हैं ये जो फॉरेस्ट अपना नेशनल पार्क है, ये कितने 2 जिलों से लगता है। यहां पे मैप के थ्रू भी हम देख रहे हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। साथ ही साथ पार्क में उष्णकटिबंधीय सागौन के वन आपको मिल जाएंगे, उत्तरी कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जंगलों को दर्शाया गया है, याद रख लीजिएगा।
विश्व बैंक की सहायता से विश्व वन्य जीव कोष का गठन किया गया है इस नेशनल पार्क के लिए कि हेल्प हो सके। साथ ही 25 अगस्त 2011 को राज्य में तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है। तो आपसे पूछ ले, पन्ना नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व भी है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं तो याद रख लीजिएगा 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं मैं अभी आपको बता रहा हूं, है ना। अब बात करूं तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंदर केन, मगरमच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, पांडव जलप्रपात और गथा जलप्रपात स्थित है। केन नदी राष्ट्रीय उद्यान में उत्तर की ओर बहती है, जिसे उद्यान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। याद रख लीजिएगा जो केन रिवर है इसे पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा भी कहा जाता है ना। और आप देख सकते हैं मैंने बहुत प्यारे प्यारे वाटरफॉल्स की फोटोज भी इसमें लगा रखी है ना। और कभी जाएं घूमने तो बहुत अच्छा नेशनल पार्क है, यहाँ पे भी आपको खूब सारे टाइगर्स जो है देखने को मिल जाएंगे आसानी से, है ना। अब मैं बात करता हूं चौथे नेशनल पार्क की, तो पेंच टाइगर रिजर्व की बात करते हैं हम। पेंच टाइगर रिजर्व तो मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण भाग में पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। याद रख लीजिएगा दक्षिण पार्ट में, है ना, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण भाग में स्थित है। कौन कौन से जिले में, तो सिवनी और छिंदवाड़ा जिले से अपनी सीमा साझा करता है। अब इसकी वो बात करूं तो भाई 449 वर्ग किलोमीटर में ये जो है फैला हुआ है। अब इसकी बात करूं, है ना, तो 1983 में घोषित पेंच राष्ट्रीय उद्यान के भीतर 292.50 वर्ग किलोमीटर जंगल है ना। इसे वर्ष 1992 में 19वें टाइगर प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, तो 1992 में। याद रख लीजिएगा 1992 में टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया था, है ना, याद रख लीजिएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी नेशनल पार्क की, तो 1983 में। अगला इसके बारे में पढ़ते हैं। पार्क को बाद में 2002 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान और पेंच मोगली रिजर्व का नाम दिया गया था। राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। याद रख लीजिएगा जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा है उसके मध्य में ये नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क जो है स्थित है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मोगली भूमि विकसित की गई है, जहां 2004 से मोगली लैंड उत्सव मनाया जाता है। याद रख लीजिएगा। और मोगली में भैया मोगली का फेवरेट था कौन, बघीरा, जो एक काला एकदम आपका लेपर्ड था। तो वो भी आपको कहां देखने को मिला है, अभी हाल ही में पेंच के जंगलों में, पेंच नेशनल पार्क में देखने को मिला है काला वो, है ना। और ये मोगली लैंड बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ है ना। और इसकी बात करूं तो पेंच नदी उत्तर से दक्षिण की ओर पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बहती है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर। नदी पर 1773 और 88 में टोटल डोहो बांध का निर्माण किया गया, जो कि नागपुर में स्थित है। और NH-44 राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। और NH-44 की एक सबसे बड़ी और अहम बात है, और ये पूछ लेगा कि कौन सा जो नेशनल हाईवे है वो आपका पेंच नेशनल पार्क से होकर गुजरता है, तो याद रखिएगा NH-44। और ये कितना लंबा है, तो 3745 किलोमीटर। कहां से कहां तक, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। और इस हाईवे में जम्मू, पठानकोट, जालंधर, दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा, ग्वालियर, है ना, आपका झांसी, सागर, नरसिंहपुर, नागपुर, है ना, हैदराबाद, और ये बिल्कुल इतने मेन सिटीज नेशनल हाईवे में आती है। और ये बिल्कुल श्रीनगर से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है पेंच नेशनल पार्क के बारे में, जो आपको याद रखना है कि कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, तो नेशनल हाईवे 44 जो है यहां से गुजरता है। अब अगला देखते हैं दोस्तों, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, है ना। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व लगभग 528 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में होशंगाबाद जिले में स्थापित किया गया था। कब हुआ था, तो 1981 में। याद रख लीजिएगा। इससे भी वर्ष 1999 में टाइगर रिजर्व कब बना, तो 1999 में ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। याद रख लीजिएगा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से तवा जलाशय का पानी पकड़ता है, मतलब तवा जो रिवर है यहां से ही गुजरती है। और मोस्टली अगर ये नेशनल पार्क जो फल फूल रहा है वो तवा रिवर के कारण फल फूल रहा है, याद रख लीजिएगा। इसमें 4-5 रेंज है, मढ़ई रेंज है, 4 रेंजें हैं, है ना, उनकी बात करूंगा। मढ़ई रेंज यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। यह बंद भूमि के हाईलैंड परिस्थितिकी तंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण बना हुआ है, याद रख लीजिएगा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कुल 4,926 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को राज्य का पहला जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व पचमणी घोषित किया गया है। याद रख लीजिएगा, पचमणी जो है वो भी बायोस्फीयर रिजर्व है।
याद रख लीजिएगा, है ना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बाघ या बारहसिंगा के पुनर्निवास परियोजना की योजना जो है प्रारंभ की जा रही है। मतलब कान्हा नेशनल पार्क से यहाँ पे बाघ और बारहसिंगा जो है लाए जा रहे हैं, याद रख लीजिएगा, ये भी करंट फैक्ट है। उसके बाद हम देखते हैं संजय डोबरी टाइगर रिजर्व के बारे में, है ना। तो लगभग 466.66 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली जिलों के बीच स्थापित है, याद रख लीजिएगा। पार्क को 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया, है ना। टाइगर रिजर्व कब बना, तो याद रख लीजिएगा, तो 2008 में ये टाइगर रिजर्व बना, याद रख लीजिएगा, है ना। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर के भरमुई गुफा, राजगढ़ी, गिद्ध पर्वत, बरचर बाग, होंगो मंदिर, रामदहा कुंड, कन्हैया दह ना, साठा जलप्रपात आदि जैसे पर्यटक और दिलचस्प स्थलों की अच्छी तरह से मतलब स्थित हैं ये सारे जो स्थल हैं, याद रख लीजिएगा। घूमने के लिए बहुत सारी जगह जो है संजय गांधी नेशनल पार्क में है। अब बात करते हैं इसके बारे में और, तो जैव विविधता की अवधारणा और इसके खतरे का आकलन विंध्य क्षेत्र एक पुस्तक, है ना। विंध्य क्षेत्र एक पुस्तक में सभी को दर्शाया गया, याद रख लीजिएगा। और रीवा के तत्कालीन राजा जो थे राजा मार्तन सिंह ने 28 मई 1951 को मडवास के पास भरतारी वन क्षेत्र में एक सफेद बाघ मोहन को पकड़ा था। और मोहन से क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिला है। सफेद बाघ जो था, है ना, कहां से पकड़ा, तो संजय नेशनल डोबरी पार्क जो है यहीं के आसपास है, तो याद रख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब अगले नेशनल पार्क की बात करते हैं, तो माधव नेशनल पार्क, है ना। 375 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत माधव राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1958 में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थापित किया गया, है ना। और सबसे अधिक वन घनत्व है, याद रख लीजिएगा, सबसे अधिक वन घनत्व किसमें है, तो माधव नेशनल पार्क में है ना। इससे राज्य का सबसे बड़ा पार्क होने का श्रेय भी प्राप्त है, एरिया वाइज की बात करें अगर हम, है ना। माधव राष्ट्रीय उद्यान स्वतंत्रता पूर्व काल तक सिंधिया शासकों के लिए, याद रख लीजिएगा, शिकार गृह हुआ करता था। उन्होंने मनहारी नदी के ऊपर सांख्य सागर और जादव सागर झील का निर्माण किया गया है, याद रख लीजिएगा। किनके द्वारा करवाया गया था, तो माधवराव सिंधिया जो थे, है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया के दादाजी, उनके द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। और उनका शिकार गया हुआ करता था। मैं अब तो माधव नेशनल पार्क गया हूँ, बहुत प्यारा है घूमने के लिए। वहां पे गोल्फ कोर्स भी था इनका, है ना, बहुत सारी चीजें थी। जॉर्ज कैसल जॉर्ज फिफ्थ के लिए बनाया गया था, ये देख सकते हैं आप, जॉर्ज कैसल जॉर्ज फिफ्थ के लिए बनवाया गया था, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही क्या है, शेर मार लिया, तो यहां तक आए नहीं, वो वहीं से लौट गए थे। तो मतलब जो इतना शानदार ये महल बनवाया गया था वो उनके काम ही नहीं आया, वो वहां से चले गए थे। आगे बात करते हैं इसके बारे में, है ना। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सांख्य सागर झील को 26 जुलाई 2022 को देश में जो नव रामसर साइट घोषित हुई है उसमें शामिल किया गया है, याद रख लीजिएगा। सांख्य सागर झील, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिख के रख लीजिए। सांख्य सागर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया है, तो 26 जुलाई 2022। और सांख्य सागर झील कहां स्थित है, तो माधव नेशनल पार्क में। बिल्कुल ये क्वेश्चन रट लीजिए। सांख्य सागर झील मगरमच्छ सफारी के लिए भी प्रसिद्ध है। मतलब मैं जिस रूम में रुका था, मैंने पर्दा हटाया, सांख्य सागर ही थी, बिल्कुल मगरमच्छ तैरते हुए निकल रहे हैं, मतलब एकदम अमेजिंग व्यू था वहां पे, है ना। और NH3 आगरा मुंबई और NH25 शिवपुरी झांसी माधव राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए गुजरते हैं, याद रख लीजिएगा। कौन कौन से, NH3 और NH25, है ना, याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। अब जॉर्ज कैसल नामक एक इमारत, भात कुंड, सुरभला गहराई, है ना, ये भी इस नेशनल पार्क में स्थित है। और टाटा टोपे की कब्र भी जो है वो आपको पता है शिवपुरी में स्थित है, याद रख लीजिएगा अच्छे से। अब बात करते हैं हम वन विहार नेशनल पार्क भोपाल की, तो लगभग 4.45 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत पार्क 1969 में भोपाल में स्थापित किया गया था, याद रख लीजिएगा। 26 जनवरी 1983 को इसका नाम बदलकर वन विहार कर दिया गया था, याद रख लीजिएगा। अब वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यान एवं ISO स्वीकृत आधुनिक वनस्पति उद्यान चिड़ियाघर स्थापित किया गया है। और इसके अंदर आपको एक चीज और बता दूं, है ना, केंद्रीय चिड़ियाघर प्रबंधन द्वारा चिड़ियाघर को मध्यम चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है ना। चीकू गेट पर राजा भोज झील के किनारे लकड़ी से बना एक कैफेटेरिया जो है वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है यहाँ पे, बट वो जो कैफेटेरिया है मानव संग्रहालय के पास में है। जब आप वन विहार जाएंगे वहां से देखेंगे, बहुत सुंदर व्यू आता है। किसमें, जो राजा भोज झील है, जो बड़ा तालाब जिसको भोपाल का कहा जाता है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान सूक्ष्म प्रजाति दुर्लभ वन और विशिष्ट घासों का भी साक्षी है। मतलब यहाँ पे आपको
घास और वो सारी चीजें बहुत अच्छे रूप में, और पेड़ जो है बहुत अच्छे रूप में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि भाई पीछे तालाब ही है, बड़ा तालाब, तो पानी जो है इस वन को मिलता रहता है। अब मैं बात करूं फॉसिल नेशनल पार्क, तो ढिंडोरी जिले के शाहपुरा तहसील में स्थित है। पार्क की स्थापना 1983 में हुई थी, याद रख लीजिएगा। इसे 0.271 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कान्हा और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यानों के बीच देखा जाता है। राज्य का पहला जीवाश्म पार्क होने के साथ ही इसे सबसे छोटे, आपसे पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा फॉसिल नेशनल पार्क, है ना। अब इस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से ताड़ के पेड़ और डायनासोर के अंडे जो हैं वो मिले हैं, याद रख लीजिएगा फॉसिल नेशनल पार्क में, है ना। अब मैं बात करूं इसकी, तो उद्यान का प्रमुख स्थान घुघवा है, जिसे 6.84 एकड़ भूमि में विस्तृत किया गया है, जहां हेडन जीवाश्म भी पाया जाता है ना। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान में पेड़ों, फलों, पत्तियों, बीजों, मछलियों, नारियल और सुपारी जीवाश्मों के जो जीवाश्म है उनको संरक्षित किया गया, और ये 65 मिलियन साल पुराने अंडे जो है मिले हैं, मतलब साक्ष्य जो है डायनासोर के 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड, याद रख लीजिएगा। पार्क नीलगिरी जीवाश्म के लिए जाना जाता है ना। ये देख लीजिए, ये जो स्टोन्स है मतलब इतने पुराने हैं, इसकी जो डिटेल है आप सोच सकते हैं कि कब से भाई ये दुनिया है ना। 65 लाख, है ना, 65 करोड़ साल, है ना। ये अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन जीवाश्म है, सोच लीजिए, अब तक का सबसे, है ना, प्राचीन, याद रख लीजिएगा, है ना। अब आगे देखते हैं डायनासोर फॉसिल पार्क धार, याद रख लीजिएगा कहां पे है, तो ये है आपका धार में, याद रख लीजिएगा, है ना। 2 दिसंबर 2010 को बाघ और जोबट नदी के तट पर स्थापित डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। पहला कौन सा है, तो फॉसिल नेशनल पार्क। पार्क को वर्ष 2011 में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब किया गया था, तो भैया 2011 में, याद रख लीजिएगा। इसका कुल क्षेत्रफल 89.740 हेक्टेयर है। 19 सितंबर 2015 को बाघ नदी के तट पर डायनासोर के 6.5 करोड़ पुराने जीवाश्म पैरों के निशान जो थे वो पाए गए थे, याद रख लीजिएगा। इतने साल पुराने, मतलब करोड़ों साल पुराने पैरों के निशान कहां से पाए गए हैं, तो डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क धार से, याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अब इसमें, है ना। तो ओमकारेश्वर नेशनल पार्क की बात करें तो नेवार क्षेत्र में स्थापित होने वाला यह अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेवार जो क्षेत्र है आपका, नेमार क्षेत्र जो है, वहां पे कोई नेशनल पार्क नहीं, तो पहला नेशनल पार्क 2004 से ही निर्माणाधीन है। क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका कुल क्षेत्रफल 651 वर्ग किलोमीटर है। ये ओमकारेश्वर कहां, खंडवा में स्थित है, याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम कूनो। कूनो मैंने शुरू में ही बोल दिया था, कूनो सबसे फेमस नेशनल पार्क आपका होने वाला है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे चीता लाए गए थे, और हाल ही में कुछ चीतों की यहाँ पे जो है मृत्यु भी हो चुकी है, तो इस कारण ये जो है आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। 1981 में इसकी स्थापना का श्योपुर जिले में हुई, है ना। कूनो नदी अभ्यारण्य में बहती है, याद रखिएगा, कूनो रिवर है ना, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा। दिसंबर 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। कब दिया गया भाई नेशनल पार्क का दर्जा, तो 2018 में, याद रख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ना। और जो इसका क्षेत्र है आपको मैं बताऊंगा, है ना। साथ ही साथ गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई बाघों का यहां पुनर्वास किया जाएगा, एक ये भी चल रहा है ना। और दक्ष तीसरा चीता था जो अभी हाल ही में मरा है। उन 20 चीतों में से जिन्हें नामांबिया और दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रोजेक्ट चीता हिस्से के रूप में। 2 चीता पिछले 2 महीनों में ऑलरेडी मारे गए हैं। तो कूनो नेशनल पार्क जो है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। इसका आप एस्टेब्लिश पूछ लेंगे तो 2018, है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्लस कौन सी नदी के नाम पर है, तो कूनो नदी के नाम पर है। कहां है, तो श्योपुर में है, याद रख लीजिएगा, है ना। अब इसके बारे में मैं बात करूं तो चीताओं के नाम भी हाल ही में मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है वो रखे गए थे। तो आशा, पवन, नाभा, ज्वाला, गौरव, शौर्य, धरती, दक्षा की हाल ही में मृत्यु हुई है ना। निर्वाह, वायु, अग्नि, गामिनी, तेजस, वीरा, सूरज, धीरा, उदय, प्रभास और पावक, ये जो है 20 चीताओं के जो है 20 चीता जो नामांबिया और साउथ अफ्रीका से कूनो लाए गए थे, उनके नाम भी हाल ही में फॉरेस्ट
डिपार्टमेंट ने रखे हैं। तो याद रख लीजिएगा, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हुई हो, क्योंकि इसमें हमने डिटेल में सारे नेशनल पार्क्स देख लिए। एक बार हम शुरू से फिर से देख लेते हैं इसका, आपका कब कब कौन कौन सा एस्टेब्लिश हुआ है और कहां कहां पे स्थित है। तो देखते जाइए। कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला बालाघाट कब हुआ, तो 1955। बांधवगढ़ उमरिया 1968। पन्ना टाइगर रिजर्व छतरपुर और पन्ना 1981। पेंच टाइगर रिजर्व सोनी छिंदवाड़ा 1975। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद 1981। संजय डुबरी सीधी सिंगरौली 1981। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी 1959। वन विहार भोपाल 1979 और फॉसिल नेशनल पार्क ढिंडोरी 1983। डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क 2010 धार। ओमकारेश्वर नेशनल पार्क खंडवा 2004 और कूनो नेशनल पार्क आपका श्योपुर 2018। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने रिवाइज भी कर लिया हो और आप लोगों को ये लेक्चर जो है बिल्कुल डिटेल में मेरे कारण समझ आ गया हो। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलूंगा आपसे जल्द ही ऐसे ही मजेदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।